ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, ओएस के अंदर दो मोड्स होते हैं, एक होता है यूजर मोड होता है और एक होता है प्रिविलेज्ड मोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक यूजर मोड होता है और दूसरा प्रिविलेज्ड मोड होता है। जो यूजर मोड होता है ये कौन से वाला एंड होता है? ये फ्रंट एंड होता है, जो आपको दिखाई दे रहा होता है, जिसमें एप्लीकेशंस आती है सारी, या आप इसको कह सकते हैं ये कौन सा मोड है? ये उसका एप्लीकेशन मोड है। जब प्रिविलेज्ड मोड की बात करते हैं, ये कौन सा मोड होता है? इसको कहा जाता है ये कर्नल मोड है उसका, जो कि किसके साथ इंटीग्रेटेड होता है? मोर और लेस विद द वेरी लो लेवल सॉफ्टवेयर, लो लेवल प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर के साथ एसोसिएटेड होता है ये। ठीक है, सो हमारा मेन क्वेश्चन आता है कि जी जब इंटरप्ट्स आती हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से हैंडल करता है। तो इनफैक्ट होता यह है कि जब कभी भी कोई इंटरप्ट आती है तो एक इंटरप्ट डिस्पैच टेबल होता है, आईडीटी उसको बोलते हैं। इंटरप्ट डिस्पैच टेबल होता है ये। ठीक है, करता क्या है, जब कभी भी इंटरप्ट आती है, इंटरप्ट किसको बोलते हैं? प्रोसेसर एक करंट एग्जीक्यूशन कुछ काम परफॉर्म कर रहा हो, उस दौरानिए में किसी और रिसोर्स को प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ जाए तो वो फ़ौरन से प्रोसेसर के लिए एक सिग्नल क्रिएट करता है। तो वो जो सिग्नल होता है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी आता है और वो हार्डवेयर भी एक सिग्नल प्रोड्यूस कर सकता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के मॉड्यूल्स जो प्रोसेसर को तंग कर सकते हैं, यानी कि सिग्नल इंटरप्ट कर सकते हैं, उन तमाम तरह के जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उनका एक टेबल बना हुआ था और उस टेबल में उनकी प्रायोरिटीज नंबर वाइज गिवन होती है, 0 से लेकर 31 तक। 32 किस्म की डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं। ठीक है, 0 से लेकर 31 तक। तो जिस वक्त भी कोई प्रायोरिटी आती है उस वक्त देखा जाता है कि इस प्रायोरिटी का लेवल क्या है। अगर वो लेवल मतलब हाई प्रायोरिटी लेवल होगी और जो दूसरी टास्क ऑलरेडी परफॉर्म किया जा रहा होता है वो लो प्रायोरिटी का होगा, तो उसको साइड पे उसके जितने भी कंटेंट्स चल रहे थे वो सेव कर लिए जाएंगे और इंटरप्ट को सर्विसेज दी जाएंगी। और जब वो इंटरप्ट सर्विस, अच्छा, उस आईडीटी के अंदर उसका इंटरप्ट का नंबर्स भी मौजूद होते हैं और हर इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने वाला आईडी इंटरप्ट सर्विस रूटीन भी होता है। मतलब रूटीन बोलते हैं उन एल्गोरिदम्स को, उन स्टेप्स को, जिन स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए किसी इंटरप्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस टेबल के अंदर हमारे पास एक तो क्या होता है, इंटरप्ट्स की प्रायोरिटीज होती हैं, जीरो टू 31 इंटरप्ट की प्रायोरिटीज होती है। और इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई, इंटरप्ट प्रायोरिटीज के साथ एक और चीज भी होती है। वो क्या होती है बताएगा मुझे? अभी बोला मैंने, यस, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसके अंदर होती है। हर इंटरप्ट को एक ही तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, हर इंटरप्ट का मुख्तलिफ तरीका हो। आयो मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट करने के तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाना, या हार्डवेयर के अंदर किसी एक आईओ रिसोर्स डिस्क ड्राइव को एक्सेस करना चाह रहा है, या 0 से डिवाइड कर रहे हैं आप किसी भी चीज़ को, वो भी एक इंटरप्ट कॉज करेगा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, 0 से डिवीजन वाला वो भी एक इंटरप्ट है। समझ आ रही बात है कि नहीं? जिसको कंप्यूटर एज एन एक्सेप्शन हैंडल करता है कि यार इसको तो क्या करना चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि इस तरह की जितनी भी, या किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को या किसी ऐसे वेरिएबल को एक्सेस करना जो मौजूद नहीं है, या स्टैक ओवरफ्लो का कर जाना, स्टैक ओवरफ्लो, सारे इंटरप्ट्स हैं। समझ रहे बात के नहीं? तो उसमें अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन लोड होती है और उसके मुताबिक उस काम को एग्जीक्यूट किया जाता है, सिर्फ तब जब उस इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। अदरवाइज जो काम चल रहा था उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा और इंटरप्ट को इंतजार करवाया जाएगा, बेशक वो इंटरप्ट थी। इंटरप्ट इज ऑलवेज सर्विस बेस्ड अपॉन इट्स प्रायोरिटी, बेस्ड अपॉन इट्स प्रायोरिटी, उसके हिसाब से उसको करता है। और ये कौन डिस्पैच टेबल में जाके चेक करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल जाके चेक करता है। कर्नल चेक्स इन द आईडीटी and appropriate ISR is loaded if the priority of the interrupt is higher than the current task which is being executed. समझ आ रही बात है कि नहीं? Whenever an interrupt is caused, whenever an interrupt is
इंटरप्ट लिख लें, हेडिंग लिखने के बाद इंटरप्ट हैंडलिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ये कल लाइट प्लीज़ ज़रा याद से ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है ना तो ये वो सही तरह से वो नज़र नहीं आएगा फिर उसमें। उमैर आया हुआ, उमैर शाह नहीं आया। When interrupt is received, the kernel consults the IDT. I told you IDT में interrupt priorities and appropriate interrupt service routines मौजूद होती हैं। मतलब हर तरह की लिस्ट है ना सारे interrupts की, हर इंटरप्ट की प्रायोरिटी नंबर हो गया और उसके साथ उसको एग्जीक्यूट करने वाला तरीक़ेकार किस तरह के हैं। ठीक है ये बात कि नहीं? ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पहले से पता है। इफ़ समवन आस्क्स तो उसमें हम बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं? या ये लिख लें साथ, आपने क्या लिखा है? ये कंसल्ट द IDT एंड अप्रोप्रिएट ISR एंड अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन is loaded in the main memory is loaded in the main memory and is loaded in the main memory if the priority of the interrupt is higher than the priority of the interrupt is higher than the current task. The kernel will save the state of the interrupted process the operating system kernel will save the interrupted process and restore its contents once the interrupt is serviced. Next point लिखें, an interrupt is only serviced if the priority of that interrupt is greater than the current task. Greater than the current task. Greater than the current task. एक point लिखे next. The state of the current task or process is saved on the state of the current task slash process. The state of the current task slash process is saved on the operating system, is saved on the kernel stack. Is saved on the kernel stack. is saved on the kernel stack. लिख लिया ये? अच्छा, अब जब भी किसी भी इंटरप्ट को सर्विस दी जा रही होती है, हमेशा इसको भी उसी तरह से एक प्रोसेस की तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे प्रोसेस को भी एक लो लेवल स्केड्यूलर या डिस्पैचर इस्तेमाल होता था, उसको एक टाइम स्लाइस अलॉट किया जाता था, उसको एज अ प्रोसेस ही ट्रीट किया जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? अप्रोप्रिएट टाइम स्लाइस विल बी गिवन एंड इन दैट टाइम स्लाइस इट विल बी अलाउड टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। उसी तरह से बात समझ आ रही है कि नहीं? अक्सर औकात एक सवाल आता है, हाउ इन कर्नल मोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम या हाउ कर्नल मोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरप्ट हैंडलर एंड हाउ इंटरप्ट हैंडलिंग इज यूज्ड टू मैनेज लो लेवल स्केड्यूलर। ये बात समझ आई कि नहीं? लो लेवल स्केड्यूलर कैसे इस्तेमाल होता है इसको हैंडल करने के लिए। वो सबसे पहले जब इंटरप्ट आती है, इंटरप्ट को कर्नल क्या करता है, आईडीटी
आईडीडी को कंसल्ट करता है। आईडीडी में उसके प्रायोरिटी नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उनका अप्रोप्रिएट आईएसआर लिखा होता है। अगर तो इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो आईएसआर का एक एड्रेस होगा, वो दे दिया जाएगा कि ये मेन मेमोरी में उसका एड्रेस है, वहां से काम चला लो इसके साथ, क्योंकि आईएसआर का नाम लिखा हुआ होगा। इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज अ प्रोग्राम। रूटीन किसको बोलते हैं? एल्गोरिदम को बोलते हैं। एक तरीकाकार है, स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स बता। अब स्टेप्स किसी के पास तो मौजूद होंगे, जिसके पास भी मौजूद होंगे ना, उन स्टेप्स का स्टार्ट एड्रेस मेन मेमोरी को बता दिया जाएगा। अब मेन मेमोरी को स्टार्ट एड्रेस बता दिया ना, आगे के स्टेप्स वो साथ साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। समझ आ रही बात है कि नहीं? तो हमने क्या कहा कि अप्रोप्रिएट आईएसआर लोड हो जाएगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन अप्रोप्रिएट लोड हो जाएगी, और उसको अब चूंकि लो लेवल स्केड्यूलर का लफ्ज सवाल में इस्तेमाल हो गया ना, तो आपको पता है ना लो लेवल स्केड्यूलर वो स्केड्यूलिंग करता है, वो 4-5 स्ट्रेटजीज थी जिसकी। समझ आ रही बात है कि नहीं? अगर तो प्रायोरिटी ज्यादा है तो टाइम स्लाइस विल बी गिवन, टाइम स्लाइस विल बी अलॉटेड, ठीक है, राउंड रॉबिन यही कहता था ना, टाइम स्लाइस विल बी अलॉटेड एंड उस टाइम स्लाइस के अंदर उस काम को मुकम्मल करने की इजाजत दी जाएगी। क्लियर हो रही है बात या नहीं? और आगे वंस द टास्क इज कंप्लीटेड, वंस दैट टास्क इज, अगर टाइम स्लाइस से पहले, समझना जरा, अब इस बात को मैं बीच में एक और न्यू ब्रांच निकाल रहा हूं, अगर टाइम स्लाइस खत्म हो गया और टास्क कभी खत्म ना हुआ, रनिंग में था, फिर दोबारा किधर जाएगा? रेडी में चला जाएगा। अब जब वो रेडी में जाएगा तो तब लो लेवल स्केड्यूलर देखेगा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम लेफ्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग या प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। बात समझ आ रही है कि नहीं? लो लेवल स्केड्यूलर इस तरह से करेगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा एंड विल वेट फॉर द प्रोसेस टू गेट कंप्लीटेड। ये बात कर दी ना, तो बस यहाँ पे ज्यादा लो लेवल स्केड्यूलर के बीच में नहीं जाना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इट डिपेंड्स ऑन द आंसर स्पेस। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ना? एक मिनट प्लीज, आंसर स्पेस और नंबरों की तरफ जाना। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? इट इज अ वेरी डीप टेक्निक, A2 में टॉप करने की टेक्निक्स होती हैं ये। 6 लाइनें गिवन है तो बहुत अल्फाज का चुनाव कॉम्पैक्ट करना है आपने। बात समझ आ रही है कि नहीं? और बहुत खुला खुला लिखते हैं, लाइन स्टार्ट होने से 1 इंच बाद आप शुरू करते हैं लिखना, और लाइन खत्म होती है तो 1 इंच पहले ही आप खत्म कर देते हैं। शेर व शायरी तो नहीं कर रहे ना हम कि हम पेज के दरमियान में लिखेंगे। लाइन जहां से शुरू होती है वहां से कहानी शुरू करनी है और अपने फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा करना है, सो दैट यू कैन, इफ यू हैव सर्टेन मोर आइडियाज, आप उसमें वो लिख सकें। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? फिर क्या होगा? जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, once the task is completed, once the task is interrupt is finished or executed का लफ्ज अच्छा है, then the previous task, the contents of the previous tasks are restored from its own PCB, process control block। ठीक है, अब चूंकि आप PCB नहीं बोल सकते, आपके पास तो फर्स्ट टाइम जो भी कोई एब्रीविएशन आती है आपको पूरा लफ्ज कहना पड़ता है, तो जगह घेर लेता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बातें ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन बोलेंगे आप, वो जगह घेर लेगा। इंटरप्ट डिस्पैच टेबल बोलेंगे, जगह घेर लेगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलेंगे, जगह घेर लेगा। लो लेवल स्केड्यूलर बोलेंगे, जगह घेर लेगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? तो इसलिए ज़रा आपने अल्फाज थोड़ा सा देख के कर रहे हैं। जी बच्चे, बिल्कुल लिखेंगे। अब एक सवाल लिखें जल्दी से, हाउ द कर्नल मोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरप्ट हैंडलर। हाउ द kernel mode of operating system acts as an interrupt handler। ये बातें हम AS में पढ़ते हैं, लेकिन आप नोट करें AS में कभी भी हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, हम बस गुजारते हैं ऊपर से। बस इंटरप्ट आ गई, प्रायोरिटी देख ली, प्रायोरिटी ज़्यादा थी, इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसके बाद जो पुराना काम था उसको रिस्टोर कर दिया, बस। समझ आ रही बात है कि नहीं? यहाँ पे डिस्पैच टेबल भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद लो लेवल स्केड्यूलर भी आ रहा है, टाइम स्लाइस अलॉटमेंट मिल रही है, ठीक है, एग्जीक्यूट होने पे PCB रिस्टोर कर रहा है चीज़ों को। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अच्छा, तो एंड हाउ, सवाल में कंटिन्यूएशन करें। एंड हाउ, सवाल को, एंड हाउ इंटरप्ट हैंडलिंग इज यूज्ड टू मैनेज लो लेवल स्केड्यूलर। नेक्स्ट अब आंसर लिखें इसका। एंड हाउ इंटरप्ट हैंडलिंग इज यूज्ड टू मैनेज लो लेवल स्केड्यूलर, इज यूज्ड टू मैनेज लो लेवल स्केड्यूलर।
फर्स्ट आंसर लिखें जी, फर्स्ट आंसर लिखें, द कर्नल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स एट ऑल टाइम्स. The kernel mode of the operating system runs at all times. Full stop. Current process and interrupts are assigned some priority. And based upon these priorities, a time slice for running and execution is allotted along with the processor allotment. Full stop. Interrupt dispatch table contains the priority numbers and full stop. Interrupt dispatch table contains the priority number. Interrupt dispatch table contains the priority number and respective interrupt service routines. Full stop. An ISR deals with interrupts generated. Full stop. An ISR deals with the interrupts generated. While saving the contents of GPRs and SPR. GPR, SPR means general purpose registers and special purpose registers. ठीक है, saving the contents of GPRs and SPRs in PCB of low priorities. Full stop. Low priorities. Full stop. Once the interrupt is serviced, then the interrupted task restores the register contents from the PCB, restores the register contents from its respective PCB, from its own PCB भी कह सकते हैं, from its own PCB, and then low level scheduler LLS, and then low level scheduler assigns the processor to this process. Full stop. ठीक है, full stop. नेक्स्ट लिखें एक और बात,
कर्नल मोड, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल मोड इज केपेबल ऑफ मास्किंग आउट सम प्रोसेसेस. What does it mean? It means it will not allow any other task to interrupt it. It will not accept any type of interrupts. No matter what the thing is, can you get that? Do not disturb. Whatever the priority of the task is, do not disturb. So next आखिरी में point एक लिखें. The kernel mode of OS is capable of masking out certain interrupts. The kernel mode of operating system is capable of masking out. ये ब्रैकेट में लिखे हैं, ये बात इसके से रिलेटेड नहीं है, बस क्योंकि इंटरप्ट की बात थी तो इसको ब्रैकेट में लिखें. इन केस अगर कोई बात आ जाती है तो उसमें हम फिर कह सकते हैं कुछ. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल मोड है इज केपेबल ऑफ मास्किंग आउट certain interrupts, which means if which means if a process is given processor allotment, if a process is given processor allotment, then it would not want then it would not want to be interrupted by any process. It would not want to be interrupted by any process, particularly ये लिखें of low priority. Low priority वाला डिस्टर्ब ना करे. By any process of low priority. ठीक है जी. अच्छा बच्चों, ये था हमारा चैप्टर. ठीक है. इस चैप्टर के बाद अगला है ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स. ठीक है. बूलियन भी हमने कर लिया. ये है हमारा 16 सिस्टम सॉफ्टवेयर का. पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बिल्कुल मुकम्मल हो चुका. डिस्क थ्रैशिंग हमने कर लिया, पेज रिप्लेसमेंट कर लिया. ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से मैनेज करता है, लो लेवल स्केड्यूलिंग, ये भी हमने कर लिया. ठीक है. ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स आज हमारा टॉपिक है. अब इसके बाद ये थोड़ा सा मजे का टॉपिक है. इसके बाद हम सिक्योरिटी की तरफ आएंगे. वंस द सिक्योरिटी इज डन देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आ जाएगा पेपर 4. यस. तो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. इट इज अच्छा, इसमें ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर हम मुख्तलिफ तरीके से करेंगे. ठीक है. आपने एएस में भी पढ़ा होगा ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर. यहाँ पे हम लोग एक मुख्तलिफ तरीके से पढ़ेंगे. हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा. इसमें हम बैकस नॉर फॉर्म भी हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन के लिए. हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी हम पढ़ेंगे. लेक्सिकल एनालिसिस, कितने स्टेजेस होते हैं एक प्रोग्राम को कंपाइल करने में. हर एक स्टेज का मुख्तलिफ नाम होगा. हर एक स्टेज के हर उस नाम को भी याद करना, उस नाम के अंदर क्या क्या काम होता है उसको भी याद करना. ठीक है. थोड़ा सा मैंने क्या कहा था कि हम A2 में डिटेल में जाते हैं. A2 में हम क्या करते हैं, डिटेल में जाते हैं. तो आप सवाल पूछे, फिर मैं आगे चलता हूँ. वो लो लेवल स्केड्यूलर देखेगा ना कि प्रायोरिटीज किसकी ज्यादा थी. ठीक है. उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि इंटरप्ट के ऊपर एक और इंटरप्ट आ गया. इंटरप्ट की एक स्टैक डेवलप हो रही है. तो जो अगर तो किसी इंटरप्ट को जिसकी प्रायोरिटी रिबा ज़्यादा थी तो उसको स्टैक में ऊपर रख दिया जाएगा. तो स्टैक खाली कैसे होती है, टॉप ऑफ द स्टैक से खाली होती है. डू यू नो दिस? हमेशा बॉटम से नहीं खाली होती. कहाँ से खाली होती है? टॉप ऑफ द स्टैक से होती है. तो इंटरप्ट जब आती है तो इंटरप्ट हैंडलिंग स्टैक की होती है. कर्नल क्या मैनेज करता है? कर्नल मैनेजेस द ऑपरेटिंग इंटरप्ट स्टैक. ठीक है. कर्नल क्या करता है? मैनेजेस. बहुत सारे टास्क हैं इसके, और एक टास्क क्या है? मैनेजेस इंटरप्ट स्टैक. तो इंटरप्ट स्टैक में रखा ही उसको जाएगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी. जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होगी उसको अलग से सेव कर लिया जाएगा. उसके रजिस्टर्स, उसके कंटेंट्स को रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स में स्टोर कर लिया जाएगा. ठीक है.
अब आती है सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर कौन से वाले सॉफ्टवेयर होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं उनको ये ट्रांसलेट कर रही होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो इसके लिए लिख लें, अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम कोड्स रिटन इन अदर लैंग्वेजेस। ये कैसा है? इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that translates programs written in other languages into a form that is understandable by the processor, into a form that is understandable by the processor, by the processor, which is understandable by the processor। तो हमेशा एक जनरल सी डायग्राम है, यहाँ पे आपने लिखा होता है कोड, ठीक है। कोड के बाद यहाँ पे आता है आपका ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और यहाँ पे आता है उसका मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड आता है। यहाँ पे उसका आ जाता है ऑब्जेक्ट कोड आ जाता है। तो जब हम सोर्स कोड की बात करते हैं, कोड को सोर्स कोड भी कहा जाता है। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें सिर्फ कौन से वाले आते हैं? प्रोग्राम्स असेंबली लैंग्वेज आती है। कौन सी वाली आती है? असेंबली लैंग्वेज आती है। हाई लेवल के अंदर दो तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, दो तरह के ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेटर्स हैं वो कौन कौन से वाले ट्रांसलेटर्स, लैंग्वेजेस कौन सी हैं? ये वो वाली आ गई हैं जो हम पढ़ेंगे। VB.NET आ गई है, जावा आ गई है या पाइथन आ गई है। और इनको जब देखा जाता है तो इनके जो ट्रांसलेटर्स की जो कैटेगरीज हैं इन सारों की, तो एक कैटेगरी आती है, कंपाइलर को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आपके A2 के अंदर, ठीक है। और दूसरी आती है आपकी इंटरप्रेटर। एक आती है कंपाइलर और एक आती है आपके पास, ट्रांसलेटर्स की बात की जाए तो आता है इंटरप्रेटर। वो मैं इधर लिख देता हूँ, चलें यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एक आ जाएगा कंपाइलर, एक आ जाएगा इंटरप्रेटर और एक आ जाता है असेंबलर। ये जो दोनों हैं ये इस्तेमाल होते हैं ट्रांसलेशन के लिए फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये इस्तेमाल होता है फॉर ट्रांसलेशन ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक होगी बात कि नहीं? समझ आई? और जब हम इस ऑब्जेक्ट कोड की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड होता है आपका लो लैंग्वेज कोड है। ये लोएस्ट लैंग्वेज कोड होता है जो इनफैक्ट किस फॉर्म में होता है? मशीन कोड की सूरत में होता है। वंस होते हैं इसमें और जीरोस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये वंस एंड जीरोस इज नॉट नेचुरल ट्रांसलेशन ऑफ द कोड, क्योंकि जब आप कोड को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर जरिए इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जैसा कि लाइब्रेरी प्रोग्राम्स, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज, लिंकर सॉफ्टवेयर, इंटरमीडिएरी कोड बनता है उसका, ठीक है। देखें, जब आप एक सॉफ्टवेयर, एक कोड को ट्रांसलेट करते हैं तो वो डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता, पहले उसका एक इंटरमीडिएरी कोड बनता है जो कि सिर्फ क्या होते हैं, जो उसके निमोनिक्स होते हैं, उन निमोनिक्स की अगेंस्ट जो बाइनरी वैल्यूज होती हैं वो आती हैं सिर्फ। समझे आ रही कि नहीं आ रही? निमोनिक्स देखें, एक टेबल होता है ना, लो लेवल लैंग्वेज का एक टेबल है, उस टेबल में जितने निमोनिक्स हैं, निमोनिक्स में लाइक ऑपकोड्स गिवन होते हैं, हर ऑपकोड को एक बाइनरी वैल्यू दी जाती है, ऑपरेंड को एक बाइनरी वैल्यू दी जाती है, पहले वो लिखी जाती है, वो एक इंटरमीडिएरी कोड की फॉर्म जनरेट होती है। अब वो जो इंटरमीडिएरी फॉर्म की कोड है उसके साथ जितने भी आपने डायरेक्टिव्स थे, डायरेक्टिव्स एंड मैक्रोस हमने पढ़ा है, मैक्रोस यानी कि फंक्शंस की जो कैटेगरी होती है, डायरेक्टिव्स वो वाले प्रोग्राम्स व्हिच आर नेसेसरी टू ट्रांसलेट द कोड,
वो शामिल किए जाते हैं। अगर किसी लाइब्रेरी की रूटीन डायनामिक लिंक लाइब्रेरी को शामिल करना है तो वो साथ बीच में आता है और अपनी थोड़ी सी अपना ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करता है, तो वो बिट्स थोड़ी तब्दील होती हैं। फिर लिंकर सॉफ्टवेयर आता है, लिंकर उन दोनों को आपस में, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज को, एडिशनल कोड को और इंटरमीडिएट कोड को, दोनों को कनेक्ट करता है और तब फाइनल आपका ऑब्जेक्ट कोड या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चीज बनती है। तो उसको रिवर्स, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू बिट्स को चेंज करता है, वो प्रोसेस किसी को भी नहीं पता कि एक वक्त के अंदर प्रोग्राम के मुताबिक एक जो DLL है वो किस हद तक इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए वो रिवर्स इंजीनियर नहीं हो सकता। अगर उसका कोई एग्जीक्यूट बन जाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल उसकी बनती है, तो कंपाइलर या असेंबलर के केस के अंदर। इंटरप्रेटर में तो वैसे ही आपको इंटरप्रेटर भी देना पड़ता है, आपको कोड भी उसको देना पड़ता है। ठीक है ये बात कि नहीं? यहां तक सबको समझ आ रही है? ओके, तो लिखें जरा। पहली बात लिखें असेंबलर की। असेंबलर इतना डिटेल से हम लोग नहीं करेंगे, मेन ज्यादा डिटेल जो सी है ना कंपाइलर्स की है। असेंबलर का जल्दी से लिखें प्लीज। It's a translation software that translates low-level assembly language into machine code. Low-level assembly language into machine code. Into machine code. Each instruction or statement involves, each instruction slash statement involves, each instruction, आप लिखें, पहली बात लिखें, it is a translation software that translates low level assembly language into machine code. Low level assembly language into machine code. Each instruction slash statement involves, each instruction slash statement involves, each instruction slash statement involves opcode and operands, opcode and operands, which needs to be translated. Each instruction or statement involves opcode and operands which needs to be translated, which needs to be translated. ठीक है? ओके, अब मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी इसकी एक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। सबसे पहले किसके पास जाता है? टेक्स्ट एडिटर के पास जाते हैं जिसमें आप अपनी पूरी लॉजिक वगैरह लिख रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं? आप अपनी पूरी लॉजिक लिखते हैं। जो फाइल बनती है program.asm की बनती है, .assembly की। ठीक है, यहां पे फिर कौन इन्वॉल्व हो जाता है? असेंबलर आ जाता है। असेंबलर उसको ट्रांसलेट करता है। अगर उसमें कोई एरर आ जाए, अगर उसमें कोई एरर रिपोर्ट आ जाए तो वो दोबारा से किसको कंसल्ट करता है? प्रोग्राम को कंसल्ट करता है। और ये लूप इस तरह से चल ही रहा होता है। व्हेन नो एरर्स आर एनकाउंटर्ड, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है और नीचे आके इसके प्रोग्राम की कौन सी फाइल बनती है? program.exe फाइल बन जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये कि नहीं? अब इस असेंबलर वाले काम के अंदर linker and DLL also involves and may produce
and may produce program.ini, may produce program.ini। ये क्या चीज होती है बच्चों? इंटरमीडियरी प्रोग्राम फाइल। इट इज इंटरमीडियरी प्रोग्राम फाइल बनती है। वो बनने के बाद कुछ DLL साथ इन्वॉल्व होते हैं, लिंकर साथ इन्वॉल्व होता है और program.exe फाइल बन जाती है। डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज AS में पढ़ते हैं हम, ठीक है। ये वो वाले प्रोग्राम्स होते हैं विच आर प्री टेस्टेड, एरर फ्री, शॉर्टेस्ट कोड, जिनको प्रोग्राम की ट्रांसलेशन के अंदर या किसी खास ऑपरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व करता है सो दैट वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, टास्क जल्दी एग्जीक्यूट हो।